नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की। कुल मिलाकर के भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो कोरोना महामारी के खिलाफ जंग की तैयारी में काफी आगे निकल गया है और एक नहीं दो वैक्सीन हिंदुस्तान ने तैयार कर ली है। लेकिन इस वैक्सीन के तैयार होने के साथ ही अब वैश्विक स्तर पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी कैसी रहेगी, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, क्या भारत उस वैश्विक परिदृश्य में वो स्थान बना पाएगा जिसका इंतजार सालों से था। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत ने भी 2 टीकों के साथ इस महामारी के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई तेज कर दी है। मगर इस संकट की घड़ी में भी भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए पीछे नहीं हटा है। हमेशा से ही भारत में अपने पड़ोसी देशों की मदद करने की एक परंपरा रही है। संकट की घड़ी में अपने मित्र देशों के साथ भारत हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। इसी के तहत अब एक बार फिर भारत अपनी उसी रीति नीति को आगे बढ़ाने को जा रहा है। भारत अपने पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस सहित कई देशों को कोरोना वैक्सीन की 10 मिलियन यानी 1 करोड़ खुराक दान करने जा रहा है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जिसके बाद कोरोना से जंग में भारत कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। संकट की घड़ी में जहां अधिकांश देश अपने हित की सोच रहे हैं, वहीं भारत पड़ोसी देशों को भी कोरोना वैक्सीन रूपी हथियार सौंपने की तैयारी कर रहा है। पहले भी कई मौकों पर स्पष्ट किया जा चुका था कि कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए पड़ोसी देशों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उधर जानकारों का कहना है कि पड़ोसी देशों को वैक्सीन डोनेट करके भारत चीन के समक्ष एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। मुश्किल समय में भारत पड़ोसी देशों का सहारा बनकर सामने आया है। इसका फायदा उसे भविष्य में जरूर मिलेगा, जबकि चीन की पकड़ कई देशों पर ढीली हो सकती है। कुल मिलाकर के मजे की बात या यूं कहा जाए कि पते की बात यह है कि वैश्विक स्तर पर सालों से जिस तरीके से एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो भारत और चाइना के बीच में तकरीबन कई मुद्दों पर असहमतियों वाला माहौल बना और कई स्थितियां ऐसी भी आई जब दोनों ही देशों के सैनिक आमने सामने झड़प के तौर पर हो चुके हैं। लेकिन अब कोरोना से जंग की लड़ाई में भारत काफी आगे निकल चुका है और उन देशों में शामिल हो चुका है जिन देशों ने वैक्सीन तैयार कर ली है। और खासतौर पर हिंदुस्तान का जिक्र वहां पर जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि यहां पर एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन तैयार की जा चुकी है और बाकायदा उनके आपातकालीन मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी को लेकर के अब वैश्विक स्तर पर भारत का परिदृश्य कैसा रहेगा, क्योंकि एक तरफ चाइना उन तमाम छोटे देशों को वैक्सीन के बहाने दबाने की कोशिश में जुटा हुआ था, तो वही भारत अब तकरीबन 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन की खुराक दान करने की तैयारी में। तो जाहिर सी बात है वैश्विक परिदृश्य पर भारत का जो ओहदा होगा, भारत का जो कद होगा, उससे काफी बड़ा होगा। वैश्विक स्तर पर भविष्य का भारत कैसा होगा और वैक्सीन के लिहाज से पड़ोसी देशों से भारत के संबंध कैसे होंगे, आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ राजेश्वर पैनुली साहब जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। वहीं संजीव कौशिक साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का न्यूज इंडिया पर स्वागत है। संजीव कौशिक साहब, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। काफी कुछ देखा विश्व ने इस 1 साल में, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है और भारत जिस जगह पर खड़ा है, एक नहीं 2 वैक्सीन और आपातकालीन मंजूरी भी मिल चुकी है। कुल मिलाकर के वैश्विक लिहाज से बात की जाए तो काफी बड़ी खुशखबरी हिंदुस्तान ने तमाम उन राष्ट्रों को दी है जो वैक्सीन बनाने में सक्षम नहीं थे। कहां खड़ा हुआ हिंदुस्तान? निश्चित रूप से ये महामारी ऐसा है कि केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इसका छाया है और पूरे विश्व को एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने यदि ऐसा कुछ सोचा है या इस तरह की चर्चाएं यदि है कि तकरीबन 1 करोड़ वो अपने पड़ोसी राष्ट्रों को देगा तो देना ही चाहिए। सक्षम नहीं है उन्हें देना चाहिए और ये नैतिकता के नाते भी होना चाहिए। लेकिन सचमुच में इसके पीछे कारण क्या है? क्या वाकई हम कोविशील्ड के इस तरह के वैक्सीन को या कोविड के वैक्सीन को देकर के हम पड़ोसी राष्ट्रों से अपने रिश्तों को मजबूत करने में कामयाब हो पाएंगे? इससे पहले भी हमने देखा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने दिया है, कई ऐसे राष्ट्रों को दिया है, लेकिन उसके नतीजे क्या निकले? सवाल ये है कि ये उन राष्ट्रों को जो सक्षम नहीं है देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक स्वर में आवाज निकलेगी कि नहीं, भारत सक्षम है, देना चाहिए।
लेकिन इसके फायदे यदि देखे जाए कि नहीं, हम अपने पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बेहतर करेंगे और भविष्य में इसका फायदा मुझे दिखेगा। मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी है और राजनीतिक सोच है। हमने देखा है कि पिछले 6 वर्षों में किस तरह से पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध खराब हो गए। क्या कोई व्यक्तियों की वजह से संबंध खराब हो गए? इससे पहले क्यों खराब हो गए? हमने देखा है कि नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इन तमाम ऐसे राष्ट्रों से हमने संबंध को खराब होते हुए देखा है और अभी भी हम देख रहे हैं। क्या इन अपने मित्र राष्ट्रों जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इन मित्र राष्ट्रों को अपने पक्ष में रख करके हम चाइना को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या चाइना को इसी तरह से हम संदेश देंगे और इसी तरह से हाशिए पे डालने का प्रयास करेंगे? मैं समझता हूं कि ये एक कच्ची राजनीति कही जाएगी, जिसपे आम जन इतना जल्दी भरोसा नहीं करने वाला है कि हम एक तरह से अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। चाइना को देख रहे हैं हम कि किस तरह से वो एक दो नहीं, अपने पूरे गांव को बसा लिया है हिंदुस्तान में घुस करके। हमने देखा है और आप ही लोगों के द्वारा देखा है, टीवी चैनलों के माध्यम से ही देखा है। तो आंख दिखाने के या फिर वैश्विक स्तर पर अपने वैसे पड़ोसी मुल्क जो हमसे सहमत नहीं है या हमारे साथ मित्र राष्ट्र नहीं है, उन लोगों को आंख दिखाने या उन लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए मुझे लगता है कि ये जल्दीबाजी होगी कि केवल हम इस तरह के वैक्सीन को अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्रों को दे करके अपने पक्ष में करेंगे और उन पे आंख दिखाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से ये करना चाहिए, ये सराहनीय है। नहीं, लेकिन संजीव जी, एक सवाल ये भी उठता है, मैं सहमत हूँ आपकी उस बात से। पहले भी हमने कई प्रकार की मदद उन पड़ोसी राष्ट्रों को की है और उसके बदले में हमें क्या मिला। लेकिन एक मेरा सवाल ये भी था कि चीन जिस तरीके से उन छोटे राष्ट्रों को वैक्सीन के बहाने कैप्चर करने की कोशिश में है, या उसकी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, क्या अब जो संबंध खराब हुए हैं और कोरोना महामारी के इस दौर में कहीं ना कहीं अगर भारत की तरफ से इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, अगर नेपाल का ही जिक्र किया जाए जो अमूमन चीन की उस गिरफ्त में आ चुका है, जिसका जिक्र कई बार किया जा चुका है, क्या इस प्रकार की चीजें डोनेट किए जाने के बाद भी स्थितियां ठीक नहीं हो पाएंगी? क्या आपको लगता है कि केवल वैक्सीन दे देने से, जिस नेपाल के संदर्भ में हम और बातचीत कर रहे हैं, नेपाल की मति इतनी फिर जाएगी कि फिर उधर से वो घूम करके आपकी तरफ आ जाएगा? कई कारण होते हैं, किसी भी राष्ट्र की किसी राष्ट्र से नजदीकी होने के कई कारण होते हैं। उसकी आर्थिक, सामाजिक, अन्य कई गतिविधियों में संलग्नता और छूट के अपने अलग अलग मायने होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने यदि ढूंढने का प्रयास करें और ये सोचे कि जो हमसे विमुख हो गए हैं उन्हें हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे, तो फिर पाकिस्तान को दीजिए, पाकिस्तान को भी अपने पाले में कर लीजिए। ये संभव नहीं है, ये कहने सुनने की बातें। हमने देखा, मैंने कहा कि नैतिकता का तकाजा है, यदि हम सक्षम है तो हमें देना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक बयानबाजी की इस वजह से हम दे रहे हैं और ये लोग आपके पाले में आ जाएंगे। मैंने कहा कि इससे पहले हमने देख लिया है और देखा भी है मित्र राष्ट्रों के साथ, जो हमारे पड़ोसी वैसे राष्ट्र जो मित्रता का भाव नहीं रखते हैं उनकी बात तो छोड़ दें, मित्र राष्ट्रों के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंध बहुत तल्ख हुए हैं, खराब हुए हैं। हम समझते हैं कि इसको विदेश नीति के एक तरह से फेल्योर के तौर पे देखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि ऐसे राष्ट्र जो कभी हमारे सुर में सुर मिलाते थे, आज हमसे एक अलग सुर मिलाने को या अलग सुर निकालने को मजबूर हो रहे हैं। हमें आत्मचिंतन करने के लिए, यानी कि नैतिकता का तकाजा के तौर पर हिंदुस्तान अब तक मदद करते हुए आया, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश नीति या भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी में कोई बड़ा फर्क आ सकता है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राजेश्वर जी, आपके पास में आना चाहेंगे, अर्थशास्त्री के तौर पर एक विश्लेषण आपसे जानना चाहेंगे। अब भारत उस पायदान पर कहाँ खड़ा है वैश्विक स्तर पर? जिस तरीके से वैक्सीन बनाने को लेकर के तमाम बड़ी कंपनीज में एक प्रकार से आपाधापी भी हुई, होड़ मची। अब भारत अगर 2 वैक्सीन बना चुका है, इस्तेमाल शुरू हो गया है, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ फायदा? देखिए, तो सबसे पहली बात है कि जो भारत ने जैसे 2 वैक्सीन बनाई, एक तो भारत का मॉरल अप है, कॉमन आदमी का मॉरल अप है। कॉमन आदमी को लगता है कि हम चीज बना सकते हैं। अब ये बात, एक इससे क्या होता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट अप हो जाते हैं, ओवरऑल सेंटिमेंट अपने इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है। अब चाहे किसी भी शेयर मार्केट में देखें, जो भी इंडिकेटर्स देखें, सब जगह लगने लगा है कि हम कुछ कर सकते हैं। माननीय प्राइम मिनिस्टर भी लगातार कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन बना ली, ठीक है। उसमें राजनीतिक बयान हो सकता है कि नहीं बनाई या आपने बनाई या आपके इतने एफर्ट्स के बाद बनी। एक वैक्सीन आईसीएमआर के सहयोग से बनी, दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी के सहयोग से बनी। अभी जो सारी बातें आ रही है, जो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं, आज की डेट में लगभग 5 करोड़ के करीब जो है डोजेज इंडिया के पास माना जा रहा है कि तैयार हो गई है। एक साथ 5 करोड़ डोजेज तो नहीं लग सकती। सरकार को भी कहीं ना कहीं उनको कंफर्ट देना पड़ेगा। जो इंडिया में इंडस्ट्री है, तो सरकार उनको कंफर्ट देने के लिए उनकी डोजेज को खरीदना जरूरी है। ये भी एक अभी झगड़े का पॉइंट है कि 200 रुपए में क्यों बेच रहे हो, 295 में क्यों कर रहे हैं, 160-170 रुपए में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब सरकार उसको खरीद के किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से दूसरे मार्केट में देती है,
कमजोर पड़ोसी देशों को देती है। और जहां तक अभी हमारे कौशिक जी कह रहे थे कि पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया गया, देखिए पाकिस्तान का जो सरकार का बयान है वो कहती है पाकिस्तान ने उनसे मांगा नहीं, इसलिए हमने दिया नहीं है। तो पाकिस्तान ने मांगा नहीं इसलिए दिया नहीं, लेकिन सरकार का जो अनऑफिशियल बयान या अनऑफिशियल सपोर्ट या आर्थिक जगत में माना जा रहा है, एक बार हम वैक्सीन दे देंगे तो एक वो वैक्सीन का वो मार्केट बन जाएगा, तो जो सेकंड जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद आप फ्री में नहीं देने वाले। और ये भी नहीं होने वाला कि सिर्फ 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ लोगों के लिए मतलब 2 करोड़ डोजेज दे करके आप जो है पूरे के पूरे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और उन देशों की रिक्वायरमेंट खत्म, उनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आएगी। एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए भी आप एक मार्केट तैयार कर रहे हैं, तो मार्केट तैयार होनी चाहिए। जहां तक अब हमारे पड़ोसी आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं या वो बातें कर रहे हैं, मैं भी उनकी बातों से बड़ी सहमत हूँ और ये मान के चलता हूँ इन सब चीजों का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बीइंग हमारा जो भारत का इतिहास रहा 2000 साल या 3000 साल या 5000 साल का, ये रहा कि हम सबसे अच्छे संबंध रखते हैं। हमारी जितनी क्षमता होती है हम उससे देते हैं। हमें बचपन से भी सिखाया जाता है, हमारे कल्चर में है ये कि हम अपने जो कोई मांगने आता है तो अपने खाने का कुछ हिस्सा उसे देते हैं। ये मान के चलिए कि हम अपना ही कुछ हिस्सा उनको दे रहे हैं। ये बात भी ठीक है कि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, दूसरी कई पार्टियां कह रही हैं कि पहले हमें अपने वैक्सीनेट अपने लोगों को करना चाहिए। लेकिन अगर वैक्सीनेट नहीं कर पाते और ऐसा भी नहीं कि आप वैक्सीनेट एक दिन में कर पाएंगे, एडिशनल डोजेज अगर आपके पास है और अपने पड़ोसी को नैतिकता के नाते भी दे रहे हो, एक धार्मिक कार्य के नाते भी दे रहे हो, मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक है। हाँ, इन सब चीजों का राजनीतिकरण का फायदा उठाने की जो सोच है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत अधिक सफलता मिल पाएगी। राजेश जी, एक सवाल ये भी है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अब जो वैक्सीन हब की बात की जाती रही है और माना भी जाता है कि अमूमन 60% के आसपास वैक्सीन हब इंडिया को माना जाता है, अब क्या कोई बड़ा बाजार हिंदुस्तान में तैयार हो सकता है इस कोरोना महामारी के बाद में? देखिए, बाजार तय होना तो कई चीजों पर डिपेंड करता है। ओवरऑल लेबर पॉलिसी क्या है, आपकी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, आपका जो एटमॉस्फेयर जो आपका उनको सपोर्ट देने का इंडस्ट्रियल सपोर्ट देने का एटमॉस्फेयर क्या है, और उसके साथ साथ आप कितने स्टेबलाइज हो। मतलब आपने कोई कानून बना दिया, कानून अगले 5 साल या 10 साल या 15 साल तक के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि कभी भी कोई इंडस्ट्री आपके यहाँ लगने आती है या बाहर से कोई फंड आता है, इंक्लूडिंग इंडिया का अपना ओन फंड भी तभी आपके पास लगाया जाता है जब उनके पास एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ऐसा तो होता नहीं कि इंडस्ट्री आज लगाई कल से चालू हो जाएगी, उसका कोई टाइम शेड्यूल होता है। और फिर जब आप एक शेड्यूल बना करके दे देते हो तो उसमें जो होता है वो ये सोच के चलते हैं कि कितना आपको कितने समय के बाद क्या क्या प्रॉफिट आ सकता है, कैसे उसको मैनेज किया सकता है, और उनकी चीजें मतलब लॉ एंड ऑर्डर, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर कितना सिक्योर। चाइना हमसे लगातार आगे इसलिए 2-3 कारणों से रहा, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखी, इकोनॉमिक पॉलिसी रखी कि इकोनॉमी के हिसाब से उनके टैक्सेशन पॉलिसी उनकी लॉन्ग टर्म थी जो स्टैंड बाई करते रहे। और ऐसी कुछ और पॉलिसी भी जो चाइना हमसे बना आगे चलता रहा, इन कारणों चलता है। फिर भी आज की डेट में ये माना जाता है कि जैसा लगातार इंप्रेशन जा रहा है वर्ल्ड वाइड कि चाइना बहुत ज्यादा फेयर नहीं है डील नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है तो एमएनसी जिनके बारे, फिर दूसरा एमएनसी को भी लग रहा है कि हम एक हफ्ते में नहीं रह सकते। मतलब सिर्फ एक ही जगह हम सारी इंडस्ट्री लगा करके सिर्फ इसलिए कि वहां पर से प्रॉफिट ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए। पहले भी माना जाता था कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया में भी इंडस्ट्रियां शिफ्ट होंगी, इंडिया भी हब में डेवलप होगा। थोड़ा हमें कंडूसिव एटमॉस्फेयर देने की बात है, थोड़ा हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, और थोड़ा हमें बतलाने की जरूरत है वर्ल्ड को कि आप वर्ल्ड को इंक्लूडिंग इंडियन इंडस्ट्रीज को कि हम ट्रांसपेरेंट है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखते हैं, चाहे टैक्सेशन का मैटर हो, चाहे लेबर लॉज का मैटर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मैटर हो, चाहे उनको किसी और टाइप का कंफर्ट वर्ल्ड वाइड कंफर्ट देते हैं। अगर हम वैसे बात करें तो जैसे वोडाफोन का इंडिया में बड़ा डिसकंफर्ट रहा और उसको अल्टीमेटली उसे आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाके कहना, उसके बाद इंडिया ने कहा कि एडवांस रूलिंग ले लो, ये सारी चीजें लो। तो वो डिसकंफर्ट, जो मेंटल डिसकंफर्ट होता है कि आप कभी भी लॉ बदल सकते हो और उनके डिसफेवर में कर सकते हो किसी को, वो हमें हटाना पड़ेगा। और वो हम हटा लेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हम चाइना से बहुत अच्छी कई चीजों में ट्रांसपेरेंट है, हमारे गवर्नमेंट की डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं है। हम जो अगर देखा जाए हमारे हब बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, हम उसको कितना कैपिटलाइज कर पाते हैं वो देखने की बात। चलिए संजीव कौशिक साहब, आपके पास में आना चाहेंगे। आत्मनिर्भर भारत का दम भरा जाता है और राजनीति भी अक्सर
इस शब्द को लेकर के होती है आत्मनिर्भर भारत? मेडिकल सेक्टर के लिहाज से अब जब कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है, तमाम चीज़ें हैं, सरकार के नुमाइंदे कहेंगे आत्मनिर्भर भारत, मेडिकल सेक्टर के लिहाज से सही कहा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि हम शास्त्री महोदय की इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि यदि आप एक बाजार के तौर पे देखते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप बगल के जिन पड़ोसी मुल्कों की बात हो रही है उनको यदि आप भेजना चाहते हैं या एक तरह से दान देने की जो बात है या सहयोग करने की बात है यदि एक और वैक्सीन की, तो निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य है और ये रणनीति समझ में आती है, लोगों को भी समझ में आती है, हमें भी समझ में आती है। ये बिल्कुल सही है कि यदि हम पहले भेजते हैं तो शुरुआती दौर में इस तरह से भेजेंगे, बाद में हमारे लिए एक बाजार निश्चित होगा और उस तरह का माहौल यदि हम बनाते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए, और जो आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमने अपने स्तर पे ये एक अलग विषय हो सकता है कि कितना हमारा जो तकनीक है वो प्योर हिंदुस्तान के माध्यम से है या फिर हमने सहयोग दिया है, किनसे सहयोग दिया है इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे हमने सफलता पाई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, खास करके यदि इस वैक्सीन के दिशा में यदि हम बात की जाए तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिली है और ये गर्व करने का विषय है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी दो डोज की बात हो रही है, क्योंकि मैं इस मामले में विशेषज्ञ नहीं हूं तो इसलिए ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह के वैक्सीन में आने वाले दिनों में प्लस माइनस क्या इसके भी और खामियां हैं, कई तरह की बातें सामने आती हैं। तो ये भी एक तरह से चरणबद्ध तरीके से देखने की जरूरत है कि क्या इसमें कुछ और करने की जरूरत है या ये फाइनल अपने प्रतिरूप में ये आ चुका है और ये सक्षम है। तो ये आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर से एक बड़ा बाजार तो दिखाई दे ही रहा है। और रही बात चाइना से तुलना करने की, तो हम मानते हैं कि देखिए चाइना और भारत में हम राष्ट्रवाद या अपने ईगो को यदि थोड़ा सा हम अलग करके यदि बातचीत करें तो ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था और चाइना की आर्थिक व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। अभी भी वो हमसे तकरीबन 5 गुना आगे है। तो हम यदि केवल मौखिक रूप से अपने मोरल को हाई करने के लिए यदि हम बराबरी की बात कर लें और उन्हें टक्कर देने की बात कर लें, मैं समझता हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें हिंदुस्तान को, और कदम लगातार निश्चित तौर पे हम एक पॉजिटिव कदम बढ़ा रहे हैं और सफलता हमको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। लेकिन खास करके अभी जिस तरह के रिश्ते चाइना से है, मैं समझता हूँ, फिर मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ कि जो आपने विषय रखा है कि पड़ोसी मुल्कों से बेहतर संबंध होंगे जिससे भविष्य में हमें फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। मुझे ऐसा, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। निश्चित तौर पे एक जो आर्थिक रूप से जो आप बात कर रहे हैं दूसरी लाइन में, वो एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ये लोग आएंगे और यदि उचित माहौल मिलता है, उचित उस तरह से समय मिलता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। चाइना अपने जगह पे है। चाइना को यदि सबक सिखाने की बात है तो कोई और तरीके हो सकते हैं। आप केवल लैब बैन करके या पड़ोसी मुल्कों को इस तरह से वैक्सीन बांट करके आप प्रेशर नहीं बना सकते हैं। चाइना अपने तेवर में अभी भी अपने जगह पे खड़ा है, वो चुकने को तैयार नहीं है। भारत सरकार के लिए ये गहन चिंतन का विषय है कि कब भारत सरकार बार बार लाल आंखें दिखाने की बात होती है, कभी 2 कदम आप पीछे, कभी 2 कदम हम पीछे, जब हम आगे नहीं गए तो हम क्यों पीछे, वो आगे हमारे तरफ नहीं आए तो वो क्यों पीछे, बहुत तरह की तमाम तरह की बातें हैं। और चाइना के साथ जिस तरह से अभी के संबंध हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने देखा है कि किस तरह से देश के पीएमओ से कोई और स्वर निकलता है, एमईएस से कुछ और स्वर निकलता है और रक्षा मंत्रालय से कुछ और स्वर निकलता है। लेकिन हकीकत यह है कि चाइना ने हिमाकत करी है और हिंदुस्तान में अपने कदम को कुचेल दिया है, एक पूरा गांव बसा दिया है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। इस पे भारत सरकार को एक्शन लेना है और मुझे लगता है कि उस एक्शन में या उस जवाब में इस कोविड की कोई भूमिका नहीं नहीं। लेकिन कौशिक साहब, एक सवाल मेरा महत्वपूर्ण भी है, थोड़ा सा इस सेक्टर से या इस बिंदु से इतर हो सकता है, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, वैक्सीन डोनेट करने की तैयारी है, वैश्विक स्तर पर एक मैसेज देने की तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी एक तरफ हम बात करते हैं, गौरव का क्षण है, हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से 2 वैक्सीन तैयार की है अपने आप में महत्वपूर्ण है और वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना भी जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसी विषय पर राजनीति भी होती है, वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल भी है, और कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा है, देश ही के अंदर के राजनीतिक लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ डोनेट करने की तैयारी में। ऐसे में वैश्विक स्तर पर क्या मैसेज जाएगा? आप हमें बताइए ना। आप यदि हम एक ऐसी दवा या 1 गिलास दूध पिलाने की बात कर रहे हैं और हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये दूध सही है या गलत है, हम यदि आपसे बोले कि आधा गिलास आप पी के दिखाइए, इसमें बुरा क्या है?
एक तरह से आपको अपने आप को ये सिद्ध ही तो करना है। जिन लोगों के मन में संशय, यदि किसी ने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को पहले ये वैक्सीन लेना चाहिए और एक नजीर पेश करनी चाहिए, साहब इसमें बुरा क्या है? क्या आप नहीं चाहते कि मुल्क का प्रधानमंत्री सुरक्षित हो? और इसमें बुराई क्या है? जब ऐसा भी नहीं है कि वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप दराज के ही उम्र के हिसाब से रखे तो, या फिर फ्रंट लाइनर के हिसाब से देखे तो, ये दोनों कैटेगरी में यदि रखना चाहे तो वो सक्षम होते हैं। तो यदि किसी के मन में कोई यदि राजनीति ही कर रहा है, मैं पूरी राजनीति की बात कर रहा हूँ, कोई राजनीति ही कर रहा है, तो इसमें ऐसा बुरा क्या है? आपको तो नजीर पेश करनी चाहिए, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए। हमने देखा एम्स के निदेशक ने इंजेक्शन लिया, गुलेरिया साहब ने लिया था इंजेक्शन। तो ये यदि इस तरह की बात कोई राजनीतिक स्तर पर कर रहा है, तो हमें तो 2 कदम आगे बढ़ के ये दिखा देना चाहिए कि नहीं साहब, पहले हमने लिया, पूरा मुल्क ले सुरक्षित है। इसमें जो संदेह की बात है, आप ये आरोप लगा तो सकते हैं कि इसमें कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कंफ्यूजन को शांत करने का सारा सिस्टम सरकार के पास है, दूर करने का जिम्मा भी लेना होगा। चलिए राजेश्वर पैनुली साहब, आपके पास आना चाहेंगे। एक कुछ दिनों पहले खबर आई थी, कहीं ना कहीं मीडिया सोर्सेज के हवाले से वो खबर थी, और ये कहा जा रहा था विदेशी देशों में जो कंपनीज हैं अब धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से और भारतीय सरकार के कानूनों के लिहाज से भारत में मूव करने की तैयारी में है। बाकायदा उसका हवाला भी दिया गया, कहीं 3-4 कंपनीज के नाम भी लिए गए, उसमें मोबाइल कंपनी समेत कई कंपनियां शामिल थी। अब उन कंपनीज में अगर तोड़फोड़ होती है तो वहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि कॉमरेड या कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे वो नहीं चाहते, और चीन की शय पर इस प्रकार की चीज़ें हुई है। अगर इस प्रकार की चीज़ें वाकई में जमीनी धरातल पर हो रही है, तो क्या अर्थव्यवस्था के लिहाज से कोरोना महामारी के बाद भी उम्मीद जताई जा रही थी कि विकसित राष्ट्र जो है, जहां पर बड़ी कंपनीज का कारोबार है, वो भारत में मूव करने की तैयारी कर सकती है? इस लिहाज से क्या वर्तमान हालातों में हम इन तमाम चीजों के लिए तैयार हैं, राजेश्वर जी? ये आइसोलेशन में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, उसमें आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उसमें भी माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों का कुछ न कुछ उसमें योगदान था, या हर पार्टी उसमें मजदूर कर रहे हैं कि जी इन्होंने करा और कंपनी करे कि हमने जो लॉ है जो उसके हिसाब से सारे काम ठीक किए। वो एक चीज हो सकती है, इन आइसोलेशन हो सकता है, जब यहाँ भी 100 इंडस्ट्री लगेंगी, हो सकता है उसमें 10 में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन हो। ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या है, ओवरऑल क्या लग रहा है, दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है? तो अभी कोई मैसेज मुझे नहीं लगता इतना अच्छा मैसेज जा रहा है वर्ल्ड वाइड कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, या भारत में कोई लेबर लॉ की जो कंप्लायंस है बहुत अच्छी है, या भारत में बड़ा अच्छे टैक्सेशन रिफॉर्म किया गया है जो ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ है। तो अभी तक नहीं आ रहा। आप जीएसटी देख लीजिए, अगर जीएसटी अब तक कितनी बार हो गया, कितने समय जिन दिन अभी जीएसटी को बने नहीं उतने तो अमेंडमेंट हो गए। आप बहुत अधिक ट्रांसपेरेंट भी, और आप एक फर्म नहीं है कि आप एक सिस्टम पे चल रहे हो, तो आप एक सिस्टम पे नहीं चल पा रहे। वैसे डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें भी आप नहीं चल रहे। इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, उसमें भी बड़ा चीज है। WTO की गाइडेंस की बात करें कि जो आप वर्ल्ड ट्रेड में कैसे करते हो, आप कहीं ना कहीं लगा देते हो कि जो चाइना से ये सामान नहीं होगा, तो लगातार आप उसको प्रोपेगेंडा करते रहते हो, जबकि आप WTO के एग्रीमेंट पे या तो रहो या ना रहो। आप WTO के एग्रीमेंट में हो, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया में तो एटलीस्ट आप उसको जनरेट होने देते हो। तो वो जो चीजें, जो मैसेज कहीं ना कहीं जाता रहता है वर्ल्ड वाइड। जो बड़ी कंपनी का कंफर्ट है कि सैमसंग आया या इनके आया, इनसे आपकी कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रॉफिटेबिलिटी या कॉमन आदमी को रोजगार नहीं, खुद ही ऑटो सिस्टम पे है। हम 130-35 करोड़ की जनसंख्या वाले लोग हैं, जहाँ 60-70 करोड़ लोग जो है कृषि और कृषि से रिलेटेड चीजों पर आधारित है, या श्रम करके कमाते हैं। सरकार का उनके पास आपने देखा होगा पूरे कोरोना काल में कहीं सरकार का बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सपोर्ट करने का सिस्टम नहीं रहा, और अभी तक भी कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि सरकार के पास भी उतने पैसे सफिशिएंट नहीं कि हम अपने आप को अमेरिका नहीं। तो हम उस कंट्री में है जहां बहुत ज्यादा आप ऑटो सिस्टम की वाली इंडस्ट्री के को ही बोलेंगे कि वहां से 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। उसके साथ साथ ये गणना भी करनी पड़ती है कि हमारा क्या वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर है, हमारे कितने लोग बेरोजगार होने वाले, एक्चुअल होने वाले, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है वो भी देखने की बात होती है। और हम किस टाइप की इंडस्ट्री को इंडिया में प्रोत्साहित करना चाहिए जो आती रहे, और किस टाइप की चीजों को हम करें, और कैसे हम वर्ल्ड वाइड अपना एटमॉस्फेयर बनाएं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, हम किसी पर्टिकुलर चीजों के आगे पीछे नहीं भागते, या किसी सिर्फ सत्ता के लिए सरकारें नहीं बनी है। सरकार का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सरकार चुनी जाती है। सरकार
ये सरकार हो, दूसरी सरकार हो या तीसरी सरकार हो, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के उसमें है। ये नहीं कि आज एक सरकार है, उसकी एक पॉलिसी है, उसने दूसरी सरकार आई बोला पहले इस पॉलिसी को बंद करूं। वो जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत है, वो मुझे लग रहा है या तो क्रिएट हो भी गया हो, एटलीस्ट उसका जो मैसेज है वो वर्ल्ड वाइड नहीं जा रहा। वर्ल्ड वाइड की बात तो छोड़िए, शायद मुझे लगता है इंडिया के अधिकांश को भी नहीं लगता कि हम बड़े कंफर्ट जोन में है कि जो भी पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म चलेगी और हम ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर पैनुली जी चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही संजीव कौशिक जी, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के चर्चा का विषय यही था कि भारत वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से उन राष्ट्रों में शामिल हो चुका है जिन जिन लोगों ने कोरोना महामारी को लेकर के वैक्सीन तैयार कर ली है। अब दूसरा सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्या भारत अब अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी खेलने की तैयारी में है? जिन देशों को वैक्सीन डोनेट की जाने वाली है, क्या उनको वैक्सीन डोनेट करके चाइना को एक माकूल जवाब देने की तैयारी है कि भारत वैक्सीन बनाने के बाद में उन तमाम राष्ट्रों को वैक्सीन डोनेट करेगा ताकि उन्हें चीन के प्रभाव से दूर रखा जा सके? सवाल यहां भी खड़ा होता है, क्योंकि विपक्ष का सवाल महत्वपूर्ण होता है कि पहले अपने देश में वैक्सीन लगवाई जाना आवश्यक है, उसके बाद में डोनेट करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।